जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सदगुरु क्लासेस पे। मैं विष्णु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में आज हम लोग मतलब शुरुआत से बिल्कुल जीरो टू, एक प्रकार से समझिए कि जो हमारा बैच होगा ये पढ़ाने का, ये जीरो टू हीरो बैच होगा। मतलब जीरो से बिल्कुल हम आपको हीरो तक बना के छोड़ेंगे इस बैच में। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मतलब ये समझो आसानी से पढ़ेंगे और चीजें याद, जहां चीजें याद करने वाली होगी वहां मैं ट्रिक का यूज करूंगा, और जो चीज समझने वाली होंगी मतलब बेसिक से बिल्कुल आपको हम समझाते हुए चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक टॉपिक आता है संविधान क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही आता है कि संविधान है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो एक बात बताओ यार, जैसे घर होता है, एक छोटा सा घर होता है, अब घर में क्या होता है, कई सारे लोग रहते हैं और लोगों के लिए कई आवश्यकताएं भी होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें कोई किताब की आवश्यकता थोड़ी ना होती है कि इनका शासन ऐसे चलेगा, इनका शासन ऐसे। वो नॉर्मली सी छोटी सी बात है कि वो ऐसे चलता रहता है। अब बात आती है कि पूरा भारत क्या है। अब भारत विविधता वाला देश है। भारत कैसा है, भारत अभी नोट नहीं करना, आपको समझना है, भारत विविधता से भरा हुआ देश है ना। अब जब विविधताएं हैं तो भारत में कई सारे अपवादी, कई सारे तत्व हैं, अच्छे भी हैं, कई तत्व हैं, कुछ अच्छे तत्व भी हैं और कुछ बुरे तत्व भी हैं। और ये क्या करते हैं, ये भारत की संप्रभुता को खंडित करना चाहते हैं। ये क्या है, ये तो मान लो बनी बनाई बात है भाई, अच्छा करना चाहते हैं। तो बेटा संविधान का मतलब, अब देखो पहले क्या होता था, आपका होगा सर जी क्या संविधान ये आजादी के बाद क्यों आया। आपको तो इतना पता होगा कि आजादी के बाद आया। अब सर जी भारत आजाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को बेटा हुआ था। अब देखो, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहे, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जब 15 अगस्त 19, तो इसके बाद ही संविधान क्यों आया। इसके पहले क्या नहीं, खुद पहले सर जी शासन कैसे होता था, तो पहले आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे कबीले होते थे। ये कबीलों का अपना राजा होता था। अब जब ये कबीलों के अपने राजा होते तो इसका राजा ए बी सी डी, हम इतिहास में थोड़ी पीछे ले जा रहे हैं, ये राजा होते थे। अब इन कबीलों का शासन अपना अलग होता था, इनका अलग होता था, इनका अलग होता था। तो ये कबीले एक दूसरे पे आक्रमण भी करते थे। ये आक्रमण क्या करते थे, एक दूसरे पे आक्रमण करते थे। अब बताओ भारत आजाद हो गया। अब भारत आजाद हो गया तो भारत की सरकार बनी। अब एक बार बताओ, तो इनको एक करने के लिए, इन पे एक शासन करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। अब देखो विधान क्या होता है, इस विधान का बेटा मतलब होता है, समझो संविधान कहां से आता है, इस विधान का मतलब होता है नियम। क्या होता है, नियम या कानून। और ये जो सम होता है इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बराबर। तो जितने कबीले थे, जितनी चीजें थी, ये इन सबको हमें रेगुलेट करने के लिए, यानी कि इनको शासित करने के लिए हमें एक बड़े राज आवश्यकता थी। तो वो अब कैसे होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है, तो ऐसा कुछ कहे। तो कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर क्या किया कि एक संविधान रचा, जिसको बोलते हैं भारत का संविधान। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इस पे शासन कैसे होगा, इस पे कैसे होगा, इस पे कैसे होगा, और सभी के लिए बेटा, सभी के लिए कैसा होगा, बराबर होगा। जो पिछड़ा है उसको आगे आगे लाया जाएगा, जो बराबर है मतलब सभी को समान श्रेणी में लाना है। मतलब किसी के अंदर ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम देखो, मतलब कोई राज्य ये ना कह सके कि देखो हमारा अलग है, सामने वाला अलग जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। अब एक कॉन्सेप्ट बेटा ये आता है कि अब देखो लिखना आप यहां से शुरू कर देंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा भारतीय संविधान का। क्या कॉन्सेप्ट आता है कि सर जी भारतीय संविधान क्या है, ये होता क्या है भारतीय संविधान। और एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा राज व्यवस्था का। किसका आता है, राज व्यवस्था को। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। इन दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले देखो, आप किताब देखा होगा एम लक्ष्मीकांत जैसे किताब आती है, इसके लिए कौन सी आती है, हम लोग वो पढ़ते हैं। जैसे कि इसके लिए किताब आती है एम लक्ष्मीकांत, वो बहुत फेमस इंडियन क्या बोलते हैं वो, भारतीय राज्य व्यवस्था की आती है। अब जब इसका मतलब ये अंतर क्या होता है इन दोनों में, तो देखो इन दोनों में कोई बहुत बेसिक सा अंतर और आपको समझना चाहिए अंतर। देखो ये जो है, ये देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है बेटा, देश का ये जो है सर्वोच्च कानून है बाबू। क्या है, सर्वोच्च कानून है। अब इस कानून में क्या होता है, जो बेटा नोट करो, जो देश की सरकार होती है,
जैसे भारत है, इस देश की जो सरकार होती है, इस जो सरकार की देश की जो सरकार होती है, इस सरकार की शक्ति और जो इसके कार होते हैं, कार मतलब वर्क, शक्ति मतलब जो देश की पावर होती है, और व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट होते हैं वो इस किस में होते हैं, वो भारतीय संविधान में क्या होते हैं, वर्णित होते हैं। ये भारतीय संविधान में क्या होते हैं, वर्णित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा भारतीय संविधान, क्या कहा बच्चा, भारतीय संविधान, हमने क्या कहा, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान हो गया, हर देश का हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान कहा, हमने अमेरिकी संविधान कहा, हमने क्या कहा, हमने अमेरिकी संविधान कहा। अब देखो, अभी हम लोग पढ़े, फिर बाद में इनकी तुलना भी करेंगे सारी की। अब राज्य व्यवस्था क्या होता है, अब राज्य व्यवस्था बेटा होता है कि देश की जो शासन प्रणाली है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, जो देश की शासन प्रणाली होती है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, राज्य व्यवस्था क्या होता है। इन दोनों में अंतर लिखना समझना। जो देश की शासन प्रणाली होती है, क्या होती है, देश की शासन प्रणाली होती है ना, कि कैसे शासन करेगी। इसमें बेटा क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की, इसमें जो सरकार होती है, सरकार के नियम क्या होते हैं, जो सरकार के नियम का क्या हो, नियम व कार्य प्रणाली ऐसे कह सकते हो, नियम व कार्य प्रणाली का समावेश होता है। वो किस में होता है, वो बेटा होता है हमारी राज्य व्यवस्था में, समावेश होता है, समावेश होता है। अब देखो बाबू, जैसे इसका भी एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा संसदीय तंत्र, क्या कहा, संसदीय प्रणाली, हमने कहा संसदीय प्रणाली हो गई, हमने कहा राष्ट्रपति प्रणाली हो गई, कई सारी हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति प्रणाली हो गई। तो देखो दोनों में एक अंतर निकल के आया कि देश का सर्वोच्च कानून क्या है, हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें सरकार की शक्ति कैसी, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि कोई भी सरकार आई, उस सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहेगी तो उसके ऊपर भी बैठा है। तो इसके लिए बेटा एक चीज संकल्पना की है, देखो ये सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन है, हाई कोर्ट, फिर कौन है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो देखो एक होता है विधायिका बेटा, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, अभी समझाएंगे आपको, कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, समझना बच्चा, एक होता है न्यायपालिका। अब बेटा न्यायपालिका में क्या आता है, न्यायपालिका में ये होते हैं, और ये कैसे सिलेक्ट, तो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे, हालांकि ये इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनका एग्जाम होता है। अब ये न्यायपालिका में जाते हैं, अब ये कैसे, ये चुनाव के माध्यम से जाते हैं। विधायिका क्या करती है, जैसे संसद है, संसद में कानून बनाने का काम करेगा विधायिका, उसको इम्प्लीफाई कौन करेगा, वो हमारी कार्यपालिका करती है। जैसे हमारे पीएम साहब है, नरेंद्र मोदी साहब, विधायिका के तो भाग है, कार्यपालिका के भी भाग है। अब जैसे अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, कार्यपालिका में जैसे मान लो पीएम हो गए, इनका पूरा कैबिनेट, इनका पूरा मंत्रिमंडल हो गया, वो कार्यपालिका का भाग हो जाता है। अब ये मनमानी ना करे अपने हिसाब से, देखो चुनाव में ऐसा हो सकता है कि मनमानी करने के लिए किसी को ज्यादा कर दो, किसी, जैसे मान लो जैसे कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में बाबू क्या होता है कि जैसे मान लो भारत केंद्र में भाजपा की सरकार है और हम कह सकते हैं यूपी में भाजपा की सरकार, उसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। अब क्या होता है, जैसे कहीं मान लो सरकार नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसमें तो इस राज्य में थोड़ा भेदभाव करते, तो इस भेदभाव को पूरा की भेदभाव ना करें, इसके लिए कौन बैठा है, हमारी न्यायपालिका बैठी। तीनों एक दूसरे से क्या बंधे हुए हैं, न्यायपालिका भी गलत करेगी तो कार्यपालिका विधायिका है, विधायिका अगर गलत करेगी तो कार्यपालिका और न्यायपालिका बैठी हुई है। तो समझ में आए बात, तो तीन चीजों की संकल्पना की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तुम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला एक आता है संविधान सभा, ये सर होता क्या है, ये संविधान बनने का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग वहां से देखेंगे। संविधान सभा, तो देखो बेटा इसका औपचारिक जो रूप था, औपचारिक प्रारूप,
यानी औपचारिक इंग्लिश से बोलते हैं फॉर्मल। क्या बोलते हैं? फॉर्मल। ये 1934 में एमएन राय ने रख दिया था। किसने रखा था? एमएन राय ने, एक व्यक्ति थे एमएन राय ने रखा था। अब एमएन सबसे पहले, लेकिन हुआ क्या था कि एक बात, जब भारत आजाद हुआ, अब इसके बाद एक था कैबिनेट मिशन भारत आया। अब क्या इसका शुरुआत, इसकी संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई? तो अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित की थी। अंग्रेजों ने एक समिति गठित की, समिति गठित की, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन। ये बेटा भारत कब आया? ये भारत आया 1946 में। कब बेटा भारत आया? ये भारत 1946 में। इसमें 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? इसमें 3 व्यक्ति थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक, याद ये नोट करते हो चलो, पैथिक लॉरेंस थे। समझ में? अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी गठित की, वो 1946 से भारत आई। इसमें कैबिनेट में कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। अब देखो बेटा, पैथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। जो कैबिनेट मिशन आया, आपको देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन जो है इसमें सदस्य कौन, इस देखो क्वेश्चन कैसे आता, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 4 दे देगा, कोई जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो पैथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। कौन मंत्री थे उस समय? नौसेना मंत्री थे। और बाबू स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये व्यापार बोर्ड के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? व्यापार बोर्ड के मंत्री थे। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। अब क्या होता है, अब लेकिन एक बात बताएंगे, अच्छा कैबिनेट मिशन जो आया था, इसको कैबिनेट मिशन आया कहां से था? तो अंग्रेज, हमने कहा अंग्रेजों द्वारा गठित, तो सिंपल सी बात, ये ब्रिटेन से आया होगा। कहां से आया होगा? ये ब्रिटेन से आया होगा। अब लेकिन जो ब्रिटेन से तो आया था, तो इसको भेजा किसने था? उस समय वहां के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो बेटा उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली नाम था। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक बार पूछा भी था कि क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? तो उनकी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। चलो लिख के देते हैं, ब्रिटेन के भेजा। तो उस समय पीएम कौन था? उस समय पीएम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। और बेटा क्लीमेंट एटली जो थे वो किस पार्टी से थे? तो ये क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी के सदस्य थे। हमें आप लोग कमेंट करके आप ये बताएंगे कि अभी चुनाव हुआ है, ब्रिटेन में हुआ था अगले साल, अभी कुछ दिन पहले। तो एक बात बताइए, उस समय, इस समय पीएम कौन है और वो किस पार्टी के हैं? ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक साहब। अब वो किस पार्टी के हैं, हमें आपको ये कमेंट करके बताना है कि इस समय वहां के पीएम कौन और वो किस पार्टी के हैं। अब जब आ गया, अब इस किसके से देखो, इस योजना के तहत अब क्या हुआ बेटा? इस योजना के तहत 1946 में, जुलाई 1946 में कर लीजिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। नोट करते हुए चलिए, बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे। क्या संविधान सभा क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। अब गठन के बाद क्या हुआ था? देखो गठन जब हो गया तो इस गठन के बाद अब एक बार बताओ, गठन करेंगे तो सिंपल सी बात भाई, कुछ व्यक्ति तो होंगे। अब हमें कोई चीज हमें बनानी है तो उसमें ऐसा तो नहीं हम अकेले बना लेंगे, हमें उसमें व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो गठन के बाद उसमें शुरुआत में सदस्य कितने? गठन के बाद सदस्य थे, शुरुआत में सदस्य की संख्या कितनी थी? शुरुआत में 392 थी। कितनी थी? 392। ये क्या थे? ये 392 आपके सदस्य थे। एक मिनट, 392 नहीं,
389 सदस्य थे। अब इन सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। कितने सदस्य थे? 389। अब ये 389 सदस्य कहाँ के थे? तो देखो बेटा, इसको ऐसे तोड़ो, इस सदस्यों के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। इन सदस्यों के बारे में आप इसको तोड़ो। अब जो ये सदस्य थे, इसमें से 4 ऐसे थे, 92 ये थे, और 293 इनको जोड़ो, 3 2 5 4 9 और 9 9 18 4 9 9 18 और 2 1 3। हाँ, ये 293 सदस्य जो बेटा थे, ये याद करो, 293 92 4 ये ब्रिटिश प्रांत के थे। इनका चुनाव हुआ था विधानसभा द्वारा। कहाँ के थे सर? ब्रिटिश प्रांत। तो पूछा जाता है सर क्वेश्चन कि एक बात बताइए कि जो 300 कितने सदस्य थे शुरुआत में? तो शुरुआत में 389 सदस्य थे बेटा। तो 389 सदस्य में 293 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और 92 कहां से? तो ये देसी रियासत से थे, देसी रियासत। अब कहोगे सर जी ये देसी रियासत क्या हो रहा है? अब देखो, ये तो समझ में आ रहा है ब्रिटिश प्रांत का मतलब किसका शासन चल रहा था भारत में? ब्रिटिश के जो चल रहा था। अब देसी रियासत में क्या होता है? ये थे राजे रजवाड़े, जो राजा थे, राजा रजवाड़े। ये क्या थी? 4, ये 4 थी बेटा चीफ कमिश्नरी। कौन थी? चीफ कमिश्नरी। ये 4 चीफ कमिश्नरी का नाम याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कौन कौन सी थी? ये 4 चीफ कमिश्नरी थी। एक थी आपकी दिल्ली, एक था आपका कुर्ग, एक था आपका बलूचिस्तान, एक था आपका अजमेर। ये आपकी 4 क्या थी? ये आपकी 4 चीफ कमिश्नरी थी। कौन कौन सी? दिल्ली, कुर्ग, दिल्ली थी, कुर्ग थी, और ये थे अजमेर। ठीक है ना? अब देखो राजे, अब लेकिन एक क्वेश्चन था इस देसी रियासत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, नोट करके लिखना कि इसमें हमारे जो गांधी जी थे वो शामिल नहीं थे। अपवाद था, एक प्रकार समझ लो, अपवाद था कि गांधी जी शामिल नहीं थे, गांधी जी शामिल नहीं थे। बाकी सब जितने थे राजे रजवाड़े, सारे इसमें क्या थे? इसमें देसी शामिल थे। सिर्फ हमारे गांधी जी को छोड़कर वो शामिल है। ऐसा क्यों था? फिर एक दिन कहानी एक अच्छी से बताएंगे, उसमें मतलब अच्छी कहानी है। ठीक है ना? 92 देसी रियासत थे, राजे रजवाड़े थे, दो इनका चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? इनका चुनाव हुआ था। ये देसी रियासत से 92 थे, मनोनीत हुए। 4 क्या थी? चीफ कमिश्नरियां थी, दिल्ली, कुर्ग, याद करो, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा, यहां से याद करना है, औपचारिक प्रारूप किसने रखा? एमएन राय ने रखा। कब रखा? याद करो, कहो 1934 में रखा। फिर कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। जब बाबू 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो फिर कब भारत आया? इस कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? वो व्यापार बोर्ड के मंत्री थे। इनके बाद ये भारत आए। उस समय भेजा किसने था? तो पीएम के, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। किस सरकार के थे? तो लेबर पार्टी से थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस 389 में बच्चा एक बात और याद करो कि इसमें 15 महिलाएं थी। ये याद करना है, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ये जो 15 महिलाएं थी, आप नोट करते, नोट जैसे लिख रहे हैं वैसे आप पॉइंट बनाते हुए चलिए। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। इस 15 महिलाओं में बच्चा 5 जो थी, ऐसे करो, इस 15 महिलाओं में तुम्हें जो याद करने वाला बॉय था, वो एक जो थी वो बिहार से थी, एक जो थी वो बिहार से थी, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या थी? सरोजिनी नायडू। और 5 कहां की थी? 5 यूपी से थी। और जो 5 यूपी से थी वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी, हम बताएंगे भी आपको, देखो ये याद करने वाली बात है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो इसमें पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी,
कौन कौन सी हो गई आपकी? पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी और कमला चौधरी। पूर्णिमा, हाँ कमला चौधरी। ये 5 महिलाएं। अब समझ लो बेटा, उस समय महिलाओं का पावर क्या, तो ये इन्होंने मिल के समय जब 389 से उसमें थी कितने, कौन कौन सी? एक सरोजनी, बिहार से कितनी थी? एक सरोजनी नायडू जी थी। और यूपी से कितनी थी? 5। कौन कौन सी याद करो? पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, क्या बोलते हैं इसके बाद, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और कमला चौधरी। ये इतनी सदस्य थी, महिला सदस्य थी। अब क्या होगा कि इसमें 5 का, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब जब आगे देखेंगे ये महिलाओं के नाम याद कर लेना बेटा आप लोगों को, और ये इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक क्षेत्र से, अब कहोगे अच्छा बताओ इतना बड़ा भारत था, मान लो ये देखो इतना, अब क्या सब लोगों ने किया था? अब 89 सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। अब इस पूरे भारत में बेटा हुआ क्या था, देखो ध्यान से, इंडिया, इस इंडिया का, इस इंडिया से जो सदस्य चुने गए थे 389 को किस तर्ज पे चुने गए थे? तो प्रत्येक क्षेत्र से 10 लाख जनता पे एक सदस्य का चुनाव किया। 10 लाख जनता पर एक सदस्य था। कितने सदस्य थे याद रखना, ये बात है, कितने से? 10 लाख पे, 10 लाख पे एक सदस्य चुना गया था, वो 389 बने थे जाति जनसंख्या में। तो ये पूरा इंडिया से मतलब 10 लाख पे कितना सदस्य? एक। 10 लाख पे कितना? एक। 10 पे कितना? एक। 10 पे कितना? 10 लाख पे एक सदस्य का चुनाव हुआ था। अब बात आती सर आगे क्या हुआ था। अब इनका एक बात बताओगे, अच्छा इस संविधान सभा क्यों बनी? भाई संविधान जो बना था इनका क्या मतलब क्या था, क्या उद्देश्य, इनको क्यों ऐसी जरूरत पड़ी थी? तो इनका इन सदस्यों के द्वारा गठन किया गया। अब जो गठन तो किया गया था, इसका एम क्या था? हमें एक बात बताओ, एम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था बेटा, एम ये था कि इन सदस्यों ने गठन इस वजह से किया था कि भारत में लंबे समय तक जो शासन है वो विधिवत रूप से चलता रहे, यानी कानून जो है एक प्रकार से विधिवत रूप से चलता रहे, और कोई मतलब लंबे समय तक कोई भारत में अराजकता उत्पन्न ना हो। लंबे समय तक क्या हो, कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो कि कोई देश है हमला करके चला जाए, अब हमें यही नहीं पता, कोई कह रहा है कि ये करो, कोई कह रहा है वो करो, कोई कह रहा है इधर अटैक करो, कोई करो, मतलब एक सटीक रूप से, मतलब जो हमें काम करना प्लानिंग वे में काम करना हो। तो उसके लिए हमें किताब की आवश्यकता पड़ी थी बनाने के लिए। तो इसका एम क्या था? तो बेटा कोई ये देखो नॉर्मली बात आपसे पूछ सकता है क्या एम था, आपसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा, तुमसे यही पूछ दे बताओ अच्छा क्या एम था, तुम्हें बताना है क्या एम था, तुम लोग लिखेंगे, इसको लिख लो, चाहे कोई हम बोले दे रहे हैं लिख दे, तो लिखो। इनका एम था एक ऐसा संविधान तैयार करना, एक ऐसा संविधान, एक ऐसा संविधान तैयार करना जो एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश का शासन, जो देश का, दो देश के शासन को विधिवत रूप से चलाए, विधिवत रूप से चलाए और लंबे समय तक या चिरकाल तक कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये हमारा क्या था, इनका मकसद था कि एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश के शासन को विधिवत रूप से चलाए और लंबे समय तक चिरकाल तक कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये हमारा क्या था, ये हमारा संविधान सभा का एम था। अब देखो बेटा, अब इसका क्या हुआ कि इसकी पहली बैठक कब हुई, अब लोग ये देखते हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 211 लोगों ने भाग लिया था, 211 लोग शामिल थे। अब 9 दिसंबर में हुई थी। अच्छा बताओ, कोई भी पहली बैठक हुई तो इसमें कोई सदस्य की तो आवश्यकता पड़ी, कौन अध्यक्ष था? तो एक अध्यक्ष थे, चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बेटा देखो ये और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। अब देखो बात क्या हुई थी, कैसे चुने गए थे। देखा गया कि उस समय कोई पता एक मतलब इनफॉर्मल चुने, मतलब अध्यक्ष इस कैसे थे? अस्थायी, मतलब क्लियर नहीं था कि परमानेंट यही रहेंगे। अब बात ये हुई थी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो चुना गया कि भाई एक अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। तो देखा गया कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है उस समय, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय, बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब देखा गया कि बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इनको किस तर्ज पर चुना गया था? तो फ्रांस के तर्ज पे चुना गया था। ये बात याद रखना, फ्रांस के तर्ज पर इनका चुनाव हुआ था। किसके तर्ज पर? फ्रांस के तर्ज पर इनका चुनाव हुआ था। अब इसके बाद बेटा अगली बैठक कब हुई? इनकी दूसरी बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक जो हुई थी इसके 2 दिन बाद हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में बच्चा हुई थी। अब इसमें जो 46 भाई 2 दिन बाद सब हो गया, तो इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो प्रसाद थे वो कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब लेकिन बात एक बार बताओगे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष। इसके उपाध्यक्ष से एससी मुखर्जी। कौन थे? एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी। कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी। इनके कौन थे? अस्थायी मतलब उपाध्यक्ष थे। तो दूसरी बैठक कब, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। उस समय कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष। अब देखो वो कैसे थे? वो अस्थायी थे। ये कौन से थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी और कृष्णामाचारी हो गए थे। ये पेन थोड़ा मोटा है, चलो ठीक है बना रहने दो। उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। अगला देखते हैं हम लोग। अब जब बात ही हुई, जब ये पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हो गई, अब क्या हुआ कि 13 दिसंबर एक समय था, 13 दिसंबर 1946 को। अब देखो हुआ क्या था, संविधान सभा बन गई 11 दिसंबर को। अब 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो पीटी नेहरू थे, नेहरू साहब, इन नेहरू साहब ने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव, उद्देश्य रखा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ये उद्देश्य जो इन्होंने रखा था, इसका मतलब था कि संविधान कैसा होना चाहिए, कि जो संविधान सभा बनी थी ये कैसी होनी चाहिए। ये उद्देश्य था इनका कि कैसी होनी चाहिए। तो यही बाद में पता है क्या बना था, और ये पारित भी हो गया। ये 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने रखा। अब हुआ क्या था कि संविधान कैसा होना चाहिए? 22 जनवरी थी, 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? पारित हो गया। और बाद में यही चलकर संविधान का जो पहला अध्याय है, संविधान का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चा, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या था? प्रस्तावना बना था जाके। प्रस्तावना क्या बना था जाके? वो 13 दिसंबर 1946 में। बात ये हुई थी कि 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रखा कि कैसा हमारा संविधान होना चाहिए। वास्तव में संविधान संविधान कैसा होना चाहिए। तो फिर ये चर्चा चली। चर्चा चलने में क्या हो, 22 जनवरी 1947 को सहमति से पारित हो गया। कि पारित जब हो गया तो पारित जब हो गया तो बाद में एक क्या बना, संविधान का पहला चैप्टर, इसको क्या बोलते हैं? प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना बना जाके। अब हम आगे आपको जब पढ़ेंगे टॉपिक तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद बच्चा कई समितियां बनी थी। क्या हुआ था? इसके बाद कई समितियां बनी थी। तो एक सलाहकारी समिति, कौन सी थी? सलाहकारी समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये याद रखना है। एक अध्यक्ष थे समय नरसिंह बेनेगल राव, याद कर लेना, बेनेगल राव। इनको बोलते थे बीएन राव। क्या बोलते थे? बीएन
राव। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर, और पहले तर्ज पे किस तर्ज पे चुने गए थे? फ्रांस के तर्ज पे। कौन चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। कैसे व्यक्ति थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के। दूसरी बैठक कब हुई थी बच्चा? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसमें कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अब इसमें कितनी महिला, अब एक बार बताओगे कितनी महिलाएं थी? 15। यूपी से कितनी थी? 5। और बिहार से कितनी थी? 1। क्या नाम था? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, और क्या बोलते हैं, बेगम एजाज रसूल। ये जो महिलाएं थी, कमला चौधरी, ये महिलाएं कहां से थी? ये महिलाएं यूपी से थी। अब बेटा एक बात बताएंगे, इसके बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को देखो 9, 11, 13 को एक संविधान सभा क्या हुआ? नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा, उद्देश्य कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए भाई। अब तो हर आदमी बोलने के लिए स्वतंत्र था, अब हर आदमी बोलने स्वतंत्र है, तो बेचा कि कैसा होना चाहिए। यही 22 जनवरी 1947 को सहमति से पारित हो गया। अब जब ये पारित हुआ तो फिर क्या हुआ? पारित होने के बाद इसमें आया कि बाद में यही संविधान का पहला चैप्टर क्या बना? प्रस्तावना बना। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरसिंह बेनेगल राव, यानी कि BN राव साहब थे। अब जब बेटा पारित हो गया, तो इसके बाद एक समिति थी, प्रारूप समिति। वो आपको देखो समझना है, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, एक समिति हम लोगों को पढ़ना है, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। ये क्या थी? देखो, इसको किसने तैयार किया था? डॉक्टर BR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार किया था। और ये बेटा हुआ क्या था कि इसका गठन हुआ था 29 अगस्त को। इसका क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त को। और इसने, समझ लो एक प्रकार समझना है कि गठन में इसको 6 माह से कम का समय लगा था। 6 माह से कम समय लगा था। और बेटा इसमें इनकी 141 बैठक हुई थी। इनको जो भीमराव अंबेडकर ये जी हैं, इनको संविधान का एक प्रकार से पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का पिता। जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बेटा समझ लो, इनके बारे में एक प्रकार से जितना कहो उतना कम है। भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिस बंदे के पास 32 डिग्रियां हो, या एक आदमी के पास PhD होता है तो फूल जाता है। एक आदमी के पास PhD होता तो फूल जाता। बंदे के पास 3 PhD थी, इकोनॉमिक्स में, 2 इकोनॉमिक्स में, और लाम ऐसा नहीं कि कहीं से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इनकी PhD थी। तो इनके बारे में एक बात उन्होंने की थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो इतना दौड़ता है। बहुत मतलब मुश्किल से इनका संघर्षमय जीवन रहा। 3 PhD करने के बाद अगर बंदा कोई संविधान में बात कह रहा है, तो कोई बात कहेगा तो तार्किक बात कहेगा, तो तभी तो कहा जाता है कि थोड़ा सा ज्ञान पाके उछलना थोड़ी ना, कि थोड़ा सा तुमने ज्ञान पा लिया तुम उछलने लगे। तो एक बात याद आती है कि कमबख्त गुब्बारा कितना मतलबी था कि चंद सांसों में फूल गया। थोड़ी सी ऊंचाई पाकर औकात अपनी भूल गया, तो अपनी औकात नहीं भूली, आपको अपनी जमीन से जुड़ा रहना है। कहा जाता है कि अक्सर बैठ जाता हूं जमीन पर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। तो जमीन से जुड़े रहना है आपको, जमीन नहीं आपकी छोड़ी है। तो संविधान का पिता, संविधान का जनक होने के बाद बंदा कह रहा है कि इतनी इतनी बातें कह रहा, मतलब एक अंतिम रूपरेखा, ऐसा समझ लो कि इसे संविधान का अंतिम रूपरेखा तैयार करने का मौका मिला था। संविधान का अंतिम रूप रेखा तैयार करने को मिला। तैयार की अंतिम रूपरेखा किसने तैयार की? भीमराव अंबेडकर ने तैयार की थी। ये इतने मान, इनको मतलब जितना पढ़ो उतना कम है। मतलब जितने बार इनको पढ़ोगे उतने बार तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस समय जब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और बंदा बाहर बैठ के पढ़ रहा है ना, तो अगर एक प्रकार से ये ऐसे व्यक्ति जन्म नहीं लेते बेटा, ये अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, जो इतनी महान चीजें कर जाते हैं कि आज ये मतलब हम लोग जो आज आगे आने वाली चीज बंदे ने सोचा और लिख दिया इन्होंने। तो ये ऐसे एक प्रकार से महापुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे तो भैया एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि हमारे तो आइडियल गुरु हैं ये भीमराव अंबेडकर, ऐसा समझो आप, इतने महान व्यक्ति थे ये।
अब बेटा इसमें क्या था, 29 अगस्त हुआ था, तो इसमें 1+6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? टोटल 7 सदस्य थे। अब इस 7 सदस्य कौन थे? ये इसमें 7 सदस्य थे। अब देखो 7 सदस्य का याद करने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है अंबेडकर, अंबेडकर आए, मुंशी, मित्र, कृष्णा के साथ खेत पर। मुंशी आए कृष्ण के साथ खेत पर। देखो याद करो, अंबेडकर से मतलब B.R. अंबेडकर, अंबेडकर। आई का मतलब N. गोपाला स्वामी अय्यर, M का मतलब K.M. मुंशी, मित्र का मतलब B.L. मित्र, कृष्णा का मतलब T.T. कृष्णमचारी, D.P. खेतान, सैयद अहमदुल्ला। कौन से थे? B.R. अम्बेडकर और ये जो थे सैयद अहमद सादुतुल्ला। बस ये याद है। अब तुम एक चीज याद करना है बेटा कि जो B.L. मित्र थे, बस तो कहीं से पूछ लिया जाता है। बात ये थी कि B.L. जो मित्र थे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इस वजह से इनकी जगह आ गए थे M. माधवराव, N. माधवराव। ये आ गए थे N. माधवराव आ गए थे कृष्णमचारी की जगह। अब देखो गोपाल स्वामी एक ये अच्छा एक कृष्णमचारी अय्यर था ये इसकी जगह, ठीक है ना, ये टीटी नहीं थे, ठीक गलती हुई। ठीक है, कृष्णमचारी अय्यर थे। चलिए इसके बाद क्या हुआ था हम लोग आगे देखते हैं। अब ये इन्होंने संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार की थी। अब जब तैयार करने में कुछ सीटें थी संविधान सभा में, संविधान सभा में कुछ सीटें थी। ईसाई सीट, ईसाई सीट, पारसी सीट, एंग्लो इंडियन सीट। कौन कौन सी थी? एक ईसाई सीट थी, पारसी सीट थी और एंग्लो इंडियन सीट थी, और एक जनजाति सीट थी, जनजाति सीटें। इन सीटों की संख्या कितनी थी? तो जो ईसाई सीट थी वो 6 थी, पारसी सीट 3 थी, एंग्लो 3 थी और ये 6 थी। ये बेटा याद करना है कि 6 सीटें कौन कौन सी थी। ईसाई सीटों की संख्या कितनी थी? 6 थी। पारसी सीटों की संख्या कितनी थी? 3 थी। एंग्लो इंडियन संख्या कितनी थी? 3। और जनजाति सीट कितनी थी? ये 6 सीटें थी। ये आपको बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक फिर हम लोगों ने क्या देखा? संविधान सभा हो गया। अब अगला देखते, कुछ समितियां बनी थी। 8 प्रमुख समिति देखते हैं। कुछ समितियां बनी थी, 8 प्रमुख समिति थी। कितनी समिति? 8 प्रमुख समिति। ये समितियों के नाम आपको याद करना है। सबसे पहले थी झंडा समिति, झंडा या तदर्थ समिति। कौन कौन सी थी? एक आपकी झंडा या तदर्थ समिति थी, और जिसको बोलते थे संचालन समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया समिति। याद करना है भैया, प्रक्रिया समिति। इसके कौन थे? इस समिति संचालक को अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ये समितियां थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली समिति कौन थी? अगली थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति कौन थी? संघ संविधान समिति थी एक और थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और एक थी आपकी राज्य समिति। कौन कौन सी थी? संघ संविधान समिति और राज्य समिति। इसके कौन थे? इसके थे आपके नेहरू साहब थे। कौन थे? नेहरू। तो झंडा समिति, तदर समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति के कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब थे। और संघ संविधान समिति और जब देखो संघ आ रहा है तो प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। तो क्या नेहरू? हाँ, तो संविधान और शक्ति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे नेहरू जी थे। अब एक थी कि प्रांतीय समिति, अगली थी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति। कौन कौन सी थी? प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति और मौलिक राइट, मौलिक अधिकार की जो समिति थी, अधिकार समिति। इसके थे भैया, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। इनको बच्चा कहा जाता था लौह पुरुष। कौन कहे? इनको क्या कहा जाता था? इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। किसको? डॉक्टर क्या बोलते, सॉरी, वल्लभ भाई पटेल को। ये कुछ समितियां थी, और भी समितियां थी। एक जैसे समिति थी, उस समिति का नाम था, क्या बोलते, मूल अधिकार संबंधी उप समिति। मूल अधिकार संबंधी उप समिति थी। उसमें कौन थी? मूल अधिकार संबंधी उप समिति। उसकी जो थी वो थी जेपी कृपलानी। कौन थी? जेपी कृपलानी। तो बेटा ये आपको क्या करना है? ये आपको याद करना है कि ये समितियां कौन सी थी। प्रांतीय समिति, अब एक बार याद करो, प्रांतीय समिति या कह सकते हैं अल्पसंख्यक या मौलिक अधिकार समिति कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और तदर समिति के कौन थे? तो हमारे क्या थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति, संघ राज्य समिति और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी। अगला बेटा हम लोग देखते हैं कि संविधान तैयार कब हुआ। जब हमारा संविधान, अब देखो समितियां थी, इन समितियों के माध्यम से संविधान बना। अब हमारा जो संविधान तैयार हुआ था, ये समझो क्या हुआ था? संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो था, ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा क्या हो गया था? संविधान बन के तैयार हो गया था। अब जब संविधान बन के बच्चा तैयार हो गया था तो कितने रुपए लगे थे? अगर पूछ दिया जाए तो कोई पूछे तो बता तो सकते हो। इसमें लगे थे 64 लाख रुपए। कितने लगे थे? 64 लाख रुपए लगे थे। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 64 लाख रुपए लगे थे। और इसकी बैठक कितनी हुई थी? बैठक इसकी 11 हुई थी। पहली बैठक आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी 24 जनवरी को हुई थी। 1950 को इसकी 11वीं बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को कौन सी बैठक हुई थी? 11वीं बैठक हुई थी। कुल बैठक कितनी हुई थी? 11। अब कितने देशों का अवलोकन किया गया था? तो ये जो 60 देश, समझ लो हमारा संविधान क्यों नहीं मानोगा, जीवंत दस्तावेज कहा जाता है जिस संविधान को तैयार करने में 60 देशों की मदद ली गई हो। कितने देश? 1 2 नहीं, 60 देशों की मदद से हमारा संविधान तैयार हुआ था। कितने देश लगे थे? 60 देश। कितने रुपए लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितनी बैठकें हुई थी? इतनी मतलब 11 बैठकें हुई थी। और 60 देश का क्या किया गया था? 60 देश का अवलोकन किया गया था। 60 देश का क्या किया गया था? अवलोकन किया गया था। बताओ भारत क्यों नहीं मान होगा? इस वजह से क्यों अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई कि हमें पता है कि मतलब अगला स्टेप हम तब रखेंगे जब हमारा क्या बोलते हैं, अगला जब बिल्कुल पूर्ण रूप से हम तैयार होंगे। इस वजह से ऐसा मान है, ठीक है ना। तो देखो संविधान तैयार करने में इतना समय लगा। अब अगली बात क्या आती है कि 26 जनवरी को क्या हुआ? हमारा संविधान तैयार हुआ। एडॉप्ट कब हुआ था? हम लोग एक बात और देखते हैं। इसको एडॉप्ट करने में क्या हुआ था बेटा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था।
संविधान एडॉप्ट कर लिया गया। याद रखना संविधान कब एडॉप्ट कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारे लोगों ने संविधान क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था। और इस दिन क्या हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल लागू हुए थे। कौन कौन से? जैसे मान लो सिटीजनशिप एक लागू हो गया था, सिटीजनशिप लागू हो गया था, इलेक्शन वाला ये हो गया था। ये कुछ ऐसे थे जो लागू हुए थे। 16 आर्टिकल मतलब 16 अनुच्छेद लागू हुए थे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हो गया था। अब एक बात बताओ, इसके बाद क्या कहानी हुई थी? इसके बाद हुआ था कि संविधान एडॉप्ट के, अब लेकिन लागू कब हुआ? तो एक देखो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, पूरे भारत में संविधान लागू हुआ था। एडॉप्ट कब हुआ था? याद रखना 26 नवंबर 1950, एक था 26 नवंबर 1949। इसमें क्या हुआ था? और 26 जनवरी को इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान एडॉप्ट हो गया था और पूर्ण रूप से लागू ग्रहण कर लिया गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन जो हमारा भारत था वो क्या हो गया था? पूर्ण रूप से सोवरेन, यानी कि संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बेटा देखो ये संप्रभु क्या होता है? संप्रभु क्या होता है कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं, पहले क्या होता था, मतलब भारत के जब इससे पहले क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग लागू करते कि भारत में कैसा शासन हो चाहिए। अब क्या होगा, जब से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से हमारी किताब बन गई भारतीय संविधान, तो हुआ कि जो भारत के आंतरिक और बाहरी मामले हैं उसके बारे में भारत की जो सरकार है वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अब हम पे कोई बाहरी दबाव नहीं है, समझ आई बात? जो हम चाहेंगे वही, जो भारत की सरकारें हैं वही निर्णय लेंगी। किसमें? अब इसकी लेकिन संप्रभुता की शक्ति किसमें निहित होती है? देखो सर एक बात हम लोग आगे पढ़ाएंगे, जो संप्रभुता की क्वेश्चन आ जाए तो समझना, संप्रभुता की शक्ति किसमें निहित होती है? संप्रभुता की शक्ति किसमें निहित होती है? वो जनता में निहित होती है, जनता में निहित होती है। हालांकि भारत में कौन सी जनता है? भारत में जो है संसदीय संप्रभुता है। कैसी संसदीय संप्रभुता है। अब संसदीय क्योंकि जनता के द्वारा चुनाव होता है। जनता के द्वारा चुनाव होता है कि नहीं होता है? अब जनता के द्वारा चुनाव होता है, जनता ने चुना, वो कहां गए? संसद में। अब ये जो यहाँ संसदीय संप्रभुता, ये लोग डिपेंड करें, सरकारें जो है वो डिपेंड करेगी कि भारत के आंतरिक और बाहरी मामले में कोई हम पे दबाव नहीं है। हम जो चाहेंगे, जो हमें सही लगेगा वो हम अपनाएंगे, जो चीज हमें गलत लगेगा हम खुल के विरोध करेंगे। जैसे भारत है आतंकवाद का खुल के विरोध करता है, भाई करना भी चाहिए। भारत आतंकवाद का तो एक प्रकार से संप्रभुता तो है कि भारत आतंकवाद का विरोध कर रहा है। हम कुछ मामलों में सपोर्ट भी करते हैं, आतंकवाद की बात नहीं कर रहे, कुछ मामलों जैसे कुछ अच्छे मामले उनका सपोर्ट भी करते हैं, और आतंकवाद के जैसे पर्यावरण है, विश्व पर्यावरण में हम किसका सपोर्ट करते हैं? भाई जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो जैसे आज क्या बेटा, आज 5 जून है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम और दूसरी बात क्या होती है कि वही आतंकवाद टेरर अटैक हो जाए, जैसे भी पहलगाम हमने खुल के आलोचनाएं की, जो अब विश्व में कहीं भी आतंकवाद होगा हम उसकी खुल के आलोचना करेंगे। तो एक प्रकार से संप्रभुता ही तो है। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? भारत की जो आंतरिक और बाहरी मामले हैं उसमें भारत की जो सरकारें हैं वो क्या करेंगे? वो अपने मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट जरूर करिए भैया, बताइए। ठीक है ना? आपको अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बेटा देखो थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, इसमें संविधान वाली बात बता दी। अब संविधान लागू हो गया, कुल सत्र हमने बता दिए। अच्छा संविधान के कार्य क्या थे? एक बात हम लास्ट पॉइंट डाल देते हैं, संविधान के क्या कार्य था जो बना था? संविधान का कार्य क्या था? ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बताइए कमेंट करिए संविधान के क्या कार्य थे? कार्य क्या था? संविधान बनाना, सबसे पहले काम कौन सा था? संविधान बनाना।
और क्या था, कानून बनाना, कानून बनाना, ये दो काम थे, संविधान बनाना और कानून बनाना। कानून किसने, इसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, और इसके कौन थे, हमारे प्रसाद जी थे। कुछ अन्य काम भी थे, अन्य काम, वो कौन कौन से थे, जैसे राष्ट्रध्वज अपनाना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये हमारे कुछ अन्य काम ये अपनाए गए थे। अब जब राष्ट्र जो ध्वज था ये कब अपनाया गया था, बता सकते हैं आप लोग? जो राष्ट्र ध्वज था ये 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, और जो ये था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। देखो बेटा क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा गया था कि राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, गीत गान दोनों याद कर लो, गीत गान से 24 जनवरी 1950 को दोनों अपनाए गए थे। और राष्ट्रध्वज जो था, हमारा झंडा जो था, वो 22 जनवरी 1947 को। इसी के बारे में तो कहा जाता है, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। भाई कितना प्यारा राष्ट्रध्वज है हमारा, मतलब जिसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती है, इतना प्यारा है, मतलब अतुलनीय है, बिल्कुल तुलना ही नहीं की जा सकती है। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, इतना प्यारा है हमारा राष्ट्र। ये है, अब ये हमारे कुछ कार्य थे, हम लोगों ने कार्य पढ़े, और बस हम इसके बाद क्या था, एक बात और आपको बतानी है, इसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे। जो हमारा क्या बना था, भारतीय संविधान, एक किताब बनी थी, उस किताब का क्या नाम था, इस किताब का नाम था भारतीय संविधान, ये बच्चा बना था। अब इसमें कुछ चैप्टर भी तो होंगे, इसके जो चैप्टर थे, ये जो इसके चैप्टर कह सकते हैं, एक प्रकार से अध्याय थे। वो कितने अध्याय थे, चैप्टर कह ले या अध्याय थे, वो कितने अध्याय थे, वो 22 अध्याय थे। कितने बच्चा थे, 22 थे। ये कितने थे, 22 अध्याय थे। अब इसके सब टॉपिक्स कितने थे, एक प्रकार से हम टॉपिक कह दें। टॉपिक का मतलब होता है बउआ ये अनुच्छेद, क्या होता है बच्चा, अनुच्छेद, यानी कि जिसको बोलते हैं आर्टिकल। वो कितने थे, 395 थे। कितने थे, 395। अब इन अध्याय 22 अध्यायों के अंदर ये टॉपिक थे 300। जैसे भाई किताब होती है, अब किताब में बच्चा क्या होता है, किताब में चैप्टर होते हैं 22, हमने कहा 5 चैप्टर। अब 5 चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं, तो 22 अध्यायों के अंदर ये क्या थे, ये 395 बेटा टॉपिक थे। क्या थे, टॉपिक थे। अब इन टॉपिक, अब हम लोग एक एक अध्याय, सबसे बड़ा कौन सा, अब कुछ में तो छोटे से 5 होता है। अब ये भाग 1 होता है, भाग 1, 2, 3, 4, 5 भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है, दूसरे में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। इसमें मौलिक अधिकार है, नागरिकता है, तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अब क्या होता है, एक बात बेटा और थी, वो बात क्या थी, एक बात ये थी कि इसके कुछ अनुसूचियां भी थी। अनुसूचियां कितनी थी, पहले 8 थी, अब वर्तमान में कितनी है, 12। अब ये अनुसूचियां क्यों बनाई गई, अब अनुसूचियों इस वजह से बनाई गई थी कि एक बात बताओ, जैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंजेक्शन व्यक्ति के लगता है, तो जब लगातार इंजेक्शन लगने होते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, बीको लगा लेते हैं, बीको से इंजेक्शन लगा करता है। अब देखो हमें बदलाव करना है, तो अब देखो भारत का संविधान ना तो जटिल है ना तो सरल है। अब देखो सरल होगा तो जो चाहेगा वो उसे परिवर्तन कर देगा, जटिल होगा तो कोई परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता है। तो देखो हम लोगों मतलब कितने महान व्यक्ति ने संविधान बनाया था कि एक प्रकार से एक काम करते में जो काम करना वो अनुसूची हम इतनी सरल कर देंगे कि इसमें हम परिवर्तन कर लेंगे, इनमें ज्यादा परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो चीज हमें वेतन बढ़ाना है अनुसूची में परिवर्तन करेंगे, हमें वेतन भत्ते बढ़ाने हैं, हमें कुछ भी जो काम करना है हम अनुसूचियों में परिवर्तन करेंगे। ये थोड़ी एक प्रकार से फ्लेक्सिबल, संविधान ही हमारा फ्लेक्सिबल है। कैसा है, फ्लेक्सिबल है, ना तो ज्यादा लचीला है ना तो ज्यादा क्या बोलते हैं कठिन है, ऐसा हमारा संविधान था। तो हम लोग सबसे पहले क्या, संविधान की अनुसूचियां कितनी है, 12। तो एक काम करते हैं हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियां पढ़ लेंगे। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियां पढ़ लेते हैं। अब जब 12 सबसे पहले, तो फिर एक बात अब आपको कमेंट करना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और बेटा खूब पढ़ो यार, खूब मेहनत करो बेटा, बिना नौकरी के कुछ नहीं रखा है समझ लो।
है ना। इसको खूब मेहनत आपकी करनी पड़ेगी और हमारी तरफ से जो उद्देश्य होगा, जो जितना ज्यादा चीजें सरल होंगी हम उतना करेंगे। और बेटा 1% अपना समय मत गवाओ। 1% अगर आप अपने समय गवाया तो समझ लो बेटा अपने माँ बाप की क्या बोलते खड़े नहीं उतरोगे उनके सपनों के ऊपर। कम से कम उनका चेहरा देख के पढ़ो बेटा, ये समय आ गया है। और समय अगर आपने गंवाया तो बेटा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये समझ लो कि। और 4 लोगों के कहने पे बिल्कुल ना हो। एक मुझे लाइन याद आई, हम आपको बताते हैं कि 4 लोगों में क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको बताते हैं कि लोगों के कहने पे तो बिल्कुल ना हो। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन इतने हैं, इस राह में रहजन इतने हैं। कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है ना। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वक्त को जाया मत करो बेटा, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। और आप सभी को धन्यवाद। अगर जैसा हो आप लोग कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।